नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के कैलगरी शहर पहुंच गए हैं। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंच गया हूं। शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मुलाकात करूंगा और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करूंगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दूंगा। यह शिखर सम्मेलन दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं को एक मंच पर लाता है, जहां जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, आतंकवाद और तकनीकी विकास जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भारत की वैश्विक भूमिकाओं को और सशक्त बनाने की उम्मीद की जा रही है। उम्मीद की जा रही है मोदी की उपस्थिति न केवल भारत की स्थिति को मजबूती देगी, बल्कि विकासशील देशों की आवाज को भी सामने लाएगी। वहीं कई द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनाडा के कैलगरी शहर पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने पारंपरिक नृत्य और झंडों और नारों के साथ उनका भव्य अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री मोदी यहां अल्बर्टा के कनानेस्टिक्स में आयोजित होने वाले 91 यानी कि 51 G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक नेताओं के साथ विश्व की अर्थव्यवस्थाओं, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वो ग्लोबल साउथ की चिंताओं और प्राथमिकताओं को प्रमुखता से उजागर भी करेंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा भारत की वैश्विक भूमिकाओं को मजबूत करने और बहुपक्षीय संवाद से उसकी प्रभावशीलता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सम्मेलन के इतर कई द्विपक्षीय बैठकों में भी प्रधानमंत्री भाग लेंगे। भारतीय समुदाय ने भी इस अवसर को गौरव का क्षण बताया और मोदी को प्रधानमंत्री के विदेश नीति की सराहना की। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कार्यालय यानी सीएमओ ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्षों में अकेले पुलिस विभाग में 2.16 यानी 2.16 लाख से अधिक नए पुलिस कर्मियों की भर्ती की है। यह भर्ती राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए की गई है। सरकार ने न केवल भर्ती ही नहीं की, बल्कि यूपी पुलिस को मॉडर्न पुलिस बनाने के लिए कई तकनीकी और संरचनात्मक सुधार भी किए हैं। इनमें पुलिस बल के आधुनिकीकरण, बेहतर प्रशिक्षण, डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपराध नियंत्रण शामिल है। उत्तर प्रदेश पुलिस को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकी और संसाधनों को भी बढ़ावा दिया गया है, ताकि जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस बल और प्रभावी बन सके। सीएमओ ने कहा कि यह प्रयास प्रदेश को एक सुरक्षित और विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पर्यावरण संरक्षण का अनोखा संदेश देते हुए आज सुबह साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। वहां उन्होंने इको वॉक कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी उसमें सक्रिय रूप से शामिल हुए। इको वॉक का आयोजन पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह किया गया था और इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, युवाओं, सरकारी अधिकारियों और पर्यावरण प्रेमियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। डीके शिवकुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण की रक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आज के छोटे कदम भविष्य के लिए बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन, साइकिल और पैदल चलने को प्राथमिकता दें, ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। उप मुख्यमंत्री का यह कदम युवाओं और नागरिकों के बीच पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को 30 हजारी कोर्ट परिसर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विधिवत
उद्घाटन किया। यह केंद्र न्यायिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर नागरिक को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत संचालित यह आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य सेवाओं को न्यायिक क्षेत्र तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जनरल चेकअप, दवाइयां, प्राथमिक उपचार और परामर्श जैसी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। सरकार का कहना है कि भविष्य में अन्य कोर्ट परिसरों में भी ऐसे केंद्र खोले जाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पर योग करके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। इस विशेष सत्र में सुरक्षा कर्मियों और स्कूली छात्रों ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री ने योग की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। यह तन, मन और आत्मा के संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। उन्होंने कहा कि बच्चों और युवाओं में योग की आदत डालने से उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। योग सत्र के दौरान सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, ताड़ासन और भ्रामरी जैसे योगाभ्यास किए गए। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को नियमित योग करने की प्रेरणा दी और साथ में यह भी कहा कि राजस्थान सरकार राज्य भर में योग जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री की यह पहल योग दिवस को लेकर राज्य में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रही है। तो वहीं एयर इंडिया के कैप्टन सुमित सबरवाल का पार्थिव शरीर मंगलवार को मुंबई के पवई स्थित उनके आवास पर लाया गया। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें कैप्टन सबरवाल की जान चली गई थी। यह हादसा टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद हुआ, जिससे विमान को गंभीर क्षति पहुंची। कैप्टन सबरवाल के निधन की खबर से एयरलाइन इंडस्ट्री और उनके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। एक अनुभवी पायलट थे सबरवाल और कई वर्षों से एयर इंडिया से जुड़े हुए थे। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। स्थानीय लोग, रिश्तेदार और सहकर्मी पवई स्थित आवास पर उनका अंतिम दर्शन करने पहुंचे। महाराष्ट्र सरकार और एयर इंडिया की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। विमान हादसे की जांच डीजीसीए और एयर इंडिया की संयुक्त टीम द्वारा की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी खराबी हादसे का कारण हो सकती है। तो एयर इंडिया के एक और विमान में खराबी और एयर इंडिया फ्लाइट के इंजन में खराबी। कोलकाता एयरपोर्ट पर सुरक्षित आपात लैंडिंग। इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और सभी यात्रियों को विमान से उतारा गया। सुरक्षित सैन फ्रांसिस्को मुंबई फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी आई और आपको बता दें कि इस पूरी घटना की जांच करने में एयर इंडिया की पूरी टीम जुटी हुई है। तो सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतार लिया गया है और सैन फ्रांसिस्को टू मुंबई फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी हुई और घटना की जांच में एयर इंडिया की टीम जुटी हुई है ताकि समस्या क्या है उसका पता लगाया जा सके और उसका समाधान भी किया जा सके। क्योंकि 12 तारीख को जिस तरीके से एयर इंडिया की फ्लाइट में जिस तरीके से हादसा हुआ, उससे सबक लेकर कोई घटना ना हो, उससे पहले ही तमाम तरीके की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है और गड़बड़ी महसूस होने पर इमरजेंसी लैंडिंग कराकर उसकी जांच की जा रही है। तो घटना की जांच में एयर इंडिया की पूरी टीम जुट गई है। इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी बताई जा रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट में इंजन में खराबी होने की बात कही जा रही है, यानी कि बात सामने निकल कर आई है। कोलकाता एयरपोर्ट पर सुरक्षित आपात लैंडिंग यानी इमरजेंसी लैंडिंग करा ली गई है और सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतार भी लिया गया है। की समस्या सामने आई, इसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाया गया
और इसके बाद पूरी एयर इंडिया की टीम उस खराबी को, जो इंजन में खराबी बताई जा रही है, उसकी जांच की और एयर इंडिया फ्लाइट की ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। वो जुट गई है, चूंकि आपको बता दें कि सबक एक को होती है लेकिन सीख सबको होती है। जिस तरीके से 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट में इतना बड़ा हादसा हुआ, धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और अब उसी विमान में, उसी कंपनी के विमान में एक बार फिर से तकनीकी खराबी की समस्या की खबर यह हम आपको बता रहे हैं। घटना की जांच में पूरी एयर इंडिया की टीम जुटी हुई है और इंजन में खराबी की बात कही जा रही है। एयर इंडिया के एक और विमान में खराबी और एयर इंडिया की फ्लाइट की इंजन में खराबी होने की खबर सामने आई है, जो हम आपको बता रहे हैं। तो कोलकाता एयरपोर्ट पर सुरक्षित आपात लैंडिंग करवाई गई, इमरजेंसी लैंडिंग। चूंकि आपको बता दें कि फ्लाइट में ये पूरी घटना सामने आई और मुंबई आ रही थी ये फ्लाइट, जिसमें सैकड़ों यात्री सवार थे। फ्लाइट के इंजन में खराबी की सूचना मिलते ही पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए कोलकाता में सुरक्षित लैंडिंग करवाई और इसके बाद पूरी एयर इंडिया की टीम उस तकनीकी खराबी, जो कि इंजन में खराबी होने की बात सामने आई है, उसकी जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। और सैन फ्रांसिस्को मुंबई फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी हुई। खराबी हुई। तो बड़ी खबर के बाद रुख करेंगे अगली खबर की ओर। मैक्रोन का दावा, ट्रंप ये चाहते हैं कि युद्ध विराम ना हो। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मैक्रोन का दावा है कि ट्रंप चाहते हैं युद्ध विराम हो और इजरायल युद्ध विराम पर पेशकश भी की गई है। अमेरिका भूमिका को लेकर मैक्रो का बड़ा बयान सामने आया है और युद्ध विराम पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, मैक्रोन का यह कहना है। मैक्रोन ने मध्य पूर्व में शांति की अपील की थी। ट्रंप की प्रतिक्रिया का दुनिया इंतजार कर रही है। तो आपको बता दें कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजरायल संघर्ष में युद्ध विराम की इच्छा जताई है। मैक्रोन ने बताया कि इस मुद्दे पर एक अनौपचारिक पेशकश की गई है। हालांकि ये देखना अभी बाकी है कि ये पहल कितनी कारगर साबित होती है। फ्रांस लंबे समय से मध्य पूर्व में स्थिरता की वकालत करता रहा है और अब मैक्रोन की ये टिप्पणी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव से वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है और सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस दावे की पुष्टि या खंडन फिलहाल अभी तक नहीं किया गया है। हालात को देखते हुए आने वाले दिन काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो वहीं केदारनाथ से दर्शन कर वापस आ रही 45 वर्षीय महिला यात्री सुमित्रा बाई की गौरीकुंड के पास अचानक तबीयत खराब हो गई, जिससे उनकी मौत हो गई। महिला मध्य प्रदेश की निवासी बताई जा रही है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि देर रात लगभग 10:30 बजे गौरीकुंड सेक्टर अधिकारी को यह सूचना मिली कि महिला यात्री पैदल गौरीकुंड की ओर आ रही थी। तभी गौरीकुंड गेट के पास अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। सूचना मिलते ही
डीडीआरएफ की टीम गौरीकुंड मौके पर पहुंची और महिला को स्ट्रेचर से अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला की पहचान सुमित्राबाई पत्नी रंगलाल के रूप में हुई है। महिला के शव को स्ट्रेचर से गौरीकुंड बस अड्डे तक पहुंचाया गया, जहां से एम्बुलेंस के माध्यम से सोनप्रयाग भेज दिया गया। जिला प्रशासन ने शव को उचित अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक कदम भी उठाए हैं और इस दुखद घटना ने तीर्थयात्रियों और स्थानीय प्रशासन में शोक का माहौल बना दिया। तो उत्तराखंड के केदारनाथ में हुई भयानक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राजस्थान के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान सहित 7 लोगों की मौत हो गई। वो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे जो पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह हादसा क्षेत्र के कठिन मौसम और खराब दृश्यता के कारण, यानी विजिबिलिटी खराब होने के कारण यह दुर्घटना हुआ, ऐसा माना जा रहा है। राजवीर सिंह चौहान की अंतिम यात्रा शास्त्री नगर में आयोजित की गई, जिसमें उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान और राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री राठौड़ ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई। राजवीर सिंह चौहान को सेना में उनके समर्पण और सेवा के लिए सम्मानित किया गया। उनके निधन से परिवार, साथियों और प्रदेश में शोक की लहर है। स्थानीय प्रशासन और सैनिक अधिकारियों ने भी इस दुखद घटना को दुर्भाग्यपूर्ण यानी अनफॉर्चुनेट बताया। तो अब रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है। आरोपी विशाल ने पहला हमला किया था और 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या की गई। हत्या में इस्तेमाल हथियार जो है वो मिल गया है और उसे फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस की जांच में महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। तो आपको बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 23 मई को हुई इस सनसनीखेज हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया है। जांच में यह सामने आया है कि आरोपी विशाल ने ही राजा रघुवंशी पर पहला वार किया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार हत्या आपसी रंजिश के चलते की गई थी। आरोपी विशाल को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा चुका है और अब उसके बयान के आधार पर भी हथियार जो है वो रिकवर कर लिया गया है, घटनास्थल के पास से बरामद कर लिया गया है। फॉरेंसिक जांच के लिए हथियार को प्रयोगशाला यानी फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। पुलिस अब अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पूरा मामला पुलिस की कड़ी निगरानी में चल रहा है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश से मिट्टी धस गई है और कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर की मौत भी हो गई। अंधेरी में निर्माण स्थल पर यह हादसा हुआ। रामेश्वर यादव की मिट्टी में दबकर मौत हो गई। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। मुंबई में बारिश से बढ़ी दुर्घटनाओं और खतरे का यह बड़ा संकेत और बड़ी घटना हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश के चलते मुंबई के अंधेरी इलाके में एक निर्माणाधीन साइट पर मिट्टी धंस गई, जिससे एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना सोमवार दोपहर उस समय हुई जब मजदूर साइट पर काम कर रहे थे। अचानक मिट्टी धंसने से एक मजदूर दब गया और उसे तुरंत बाहर निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी जान जा चुकी थी। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मृतक की पहचान 32 वर्षीय रामेश्वर यादव के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश से आकर यहां काम कर रहा था। घटना के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया और जांच के आदेश भी दिए गए। तो बारिश के कारण मुंबई में कई इलाके में जलजमाव और दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो विज्ञान ने भले ही आज चांद और मंगल तक पहुंच बना ली हो, लेकिन प्रकृति के सामने आज भी मानव बेबस नजर आता है। मौसम को लेकर हम जितने भी अनुमान लगाएं, एक पल में बदलती प्राकृतिक दशा
हमें याद दिला देती है कि हमारे पास सब कुछ नहीं है। कई बार किसी अनजान सहयात्री से बातचीत की शुरुआत हम मौसम के जिक्र से करते हैं। क्या शानदार मौसम, कितनी गर्मी है, या इस बार बारिश अच्छी होगी क्या? यह सवाल हमारे जीवन के सबसे सामान्य लेकिन अहम हिस्से हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आज बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी पहले से देता आ रहा है, लेकिन ग्रामीण भारत में आज भी लोग आसमान की दिशा, बादलों की चाल और हवाओं की गति देखकर अनुमान लगाते हैं। हालांकि अब यह अनुमान और विज्ञान दोनों ही प्रकृति की वास्तविक ताकत के सामने फीके पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि देश भर में पिछले कुछ दिनों में प्रकृति के कहर से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। खासकर आकाशीय बिजली से तो आज हम इसके प्रभाव, होने वाले नुकसान और इससे कैसे बचा जाए इसके बारे में बात करेंगे। तो हर पहलू को जानने के लिए ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। वज्रपात सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना। वज्रपात वैसे तो दुनिया की सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना मानी जाती है। वर्ष दर वर्ष बढ़ रही इसकी तीव्रता, लेकिन साल दर साल इसकी तीव्रता जिस तरह बढ़ रही है वह गंभीर चिंता का कारण है। पर्यावरण असंतुलन के कारण हो रहा, इसे पर्यावरण असंतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। वैश्विक तापमान के कारण बढ़ रहा वज्रपात। वैज्ञानिकों का कहना है कि वैश्विक ताप का खतरा अगर इसी प्रकार बढ़ता रहा, बिजली गिरने की घटनाएं 50% बढ़ेगी। तो आज के मुकाबले इस सदी के अंत तक बिजली गिरने की घटनाएं 50% तक बढ़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश में वज्रपात से एक दिन में 12 मौत, बिहार के 5 जिलों में 15 से अधिक मौत, महाराष्ट्र में आकाशीय बिजली से 8 मौत, 10 घायल, गुजरात में वज्रपात से अब तक 17 की मौत, उत्तराखंड में वज्रपात से अब तक कई मौतें हुई। बरसात के साथ बढ़ा वज्रपात का खतरा, इसलिए बरसात शुरू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों से वज्रपात की घटनाएं सामने आने लगती है। कई पेड़ जल गए। इस साल इससे लोगों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक ही दिन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वज्रपात से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुल मौत के आंकड़ों की बात करें तो 25 से 30 के आसपास है। हम अगर बिहार की बात करें तो पिछले 5 जिलों में बिजली की चपेट में आने से 15 से अधिक मौत हुई है। बेगूसराय में 5, दरभंगा में 4, मधुबनी में 30, सहरसा में 2 और समस्तीपुर में 1 शख्स की जान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य के विभिन्न हिस्सों में 8 लोगों की जानें गई और 10 लोग घायल भी हुए हैं। इनमें से अधिकतर मौत आसमानी बिजली गिरने के कारण हुई है। गुजरात में आकाशीय बिजली गिरने से 17 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में बारिश के दौरान बिजली की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। वज्रपात के प्रभाव। आकाशीय बिजली गिरने के कई प्रभाव हो सकते हैं। अब अगर इसके प्रभाव की बात करें तो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने के कई प्रभाव हो सकते हैं। शारीरिक चोटें, जिनमें शारीरिक चोटें, मानसिक समस्याएं, संपत्ति को नुकसान शामिल है। इससे बचाव की अगर बात करें तो जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे पानी से दूर रहें, तूफान के दौरान घर के अंदर रहें, खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें, धातु की वस्तुओं, पेड़ों और ऊंची इमारतों से दूर रहें, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के प्लग निकाल दें, खुले मैदानों में या पेड़ों के नीचे शरण ना लें, समुदाय को जागरूक करें। इसलिए वज्रपात एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जो हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेती है। विज्ञान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, प्रकृति की शक्ति के आगे आज भी इंसान असहाय नजर आता है। आकाशीय बिजली सिर्फ एक पल का तांडव होती है, लेकिन उसका असर जीवन भर का दर्द छोड़ जाता है। इस साल देश के कई राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस सदी के अंत तक वज्रपात की घटनाएं 50% तक बढ़ सकती है, जो और भी डरावना है। और दुनिया के देशों को भी चाहिए कि इस दिशा में मिलकर काम करें। लेकिन फिलहाल सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। तूफान के समय खुले स्थानों से दूर रहें,
पेड़ों की छांव या धातु की वस्तुओं के पास ना जाए और घर में सुरक्षित स्थान पर रहे। याद रखें, एक छोटी सी सावधानी आपका जीवन बचा सकती है। 4TV न्यूज में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।